Good morning, students. Students, today we will start a new poem from your book Hornbill, and the poem name is Childhood. Childhood by Marcus Netton. So let's start our video. First of all, we will try to know about the poet Marcus Netton. Marcus Netton is the Norwegian poet. Now, what is the meaning of this word? Now I will tell you the meaning of Norwegian. Norwegian means relating to Norway, यानी कि जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं उन्हें नॉर्वेजियन बोलते हैं. तो जो मार्कस नेटन थे वो नॉर्वे से बिलोंग करते थे. ठीक है, he belonged to Norway. Details of his life is very sketchy, so it is unclear when and where he was born. So students, we can say information about his life is quite incomplete. ठीक है, तो इनकी लाइफ के बारे में जो डिटेल है, जैसे कि आपको ये स्लाइड भी कुछ ब्लर लग रही होगी, वैसे ही उनकी जो लाइफ की जो डिटेल है वो भी ब्लर है, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ पर उनका एग्जैक्ट बर्थ हुआ था, क्या डेट ऑफ बर्थ है, उनका क्या लाइफ स्पेन था. दैट इज ऑल अबाउट इज इनकम्प्लीट, सब कुछ इनकम्प्लीट है. He wrote his lovely poem Childhood when he turned 12. और उन्होंने ये अपनी पोयम तब लिखी थी जब वो 12 years के थे. The poem is a translation. पोयम जो है वो एक ट्रांसलेशन है. One can imagine how great it would be in his language. तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में कितने अच्छे रहे होंगे, कितने कॉम्पिटेंट रहे होंगे अपनी लैंग्वेज में. So that is all about your poet Marcus Netton. Okay, so let's start introduction of the poem. We can say introduction of the poem, and we can also say about the title of the poem. Childhood is written by Marcus Netton. तो जो पोएम है चाइल्डहुड वो किसने कंपोज की है? मार्कस नेटन ने. In this poem, the poet thinks over his lost childhood. तो इस पोएम में जो पोएट हैं वो किसके बारे में सोच रहे हैं? अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, वो उनका बचपन जो खो गया है. ही वंडर्स अबाउट द मोमेंट वेयर ही लॉस्ट द इनोसेंस एंड रियलाइज्ड दैट द वर्ल्ड इज नॉट व्हाट ही सीम्ड टू बी. ठीक है, और उन्हें हैरानी होती है किसके बारे में? उस मोमेंट के बारे में, जब वो उस चीज के बारे में सोचते हैं, उस मोमेंट के बारे में सोचते हैं जब उन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया था, और उन्हें जब ये रियलाइज हो गया था कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं. ही रिकॉल्स व्हेन हिज थॉट्स चेंज्ड एंड ही रियलाइज्ड द हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल अराउंड हिम. और वो याद करते हैं कि कैसे उनकी थॉट्स चेंज हो गई और कैसे उन्हें लोगों की जो हिपोक्रेसी है, जो उनका प्रिटेंड करते हैं लोग, एक्चुअल में जैसे है नहीं जैसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं. जब उन्हें इन सब बातों का रियलाइजेशन हुआ, he finally settled down to the idea that his childhood went to some forgotten place and is hidden in the face of an innocent infant. और फाइनली वो इस कंक्लूजन पर या इस आइडिया पर पहुंचते हैं कि उनका चाइल्डहुड क्या है? एक फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है, और एक ऐसी जगह पर चला गया है कि जो उन्हें पता नहीं है. ठीक है, या जिसे वो भूल गए हैं. ठीक है, और वो ऑलराइट, और वो कहाँ पर है? वो जो उनका चाइल्डहुड क्या है? वो एक इन्फेंट के इनोसेंट फेस में है. ठीक है, एक बहुत छोटे बच्चे के मासूम से चेहरे में उनका जो बचपन है वो छिपा हुआ है. तो कहने का मतलब एक सिंबॉलिक बात उन्होंने कही है. अब ये चीज जो बेटा, जो चाइल्डहुड है, जो इनोसेंस है, जो कहना चाहिए एक बहुत ज्यादा क्लेवरनेस नहीं होती, बहुत ही इनोसेंट होते हैं बच्चे, क्योंकि उनके अंदर रेशनल थिंकिंग जैसी चीज नहीं होती, वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो हिपोक्रेट नहीं होते, वो जैसे अंदर से है वैसे ही वो बाहर से है. तो वो इनोसेंस है. और वो इनोसेंस कब होती है? जब बच्चा छोटा होता है. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो जो इनोसेंट है, वो जो उसकी इनोसेंस है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं खो जाती हैं. फिर उसकी अपनी थॉट्स डेवलप हो जाती है, वो प्रैक्टिकल हो जाता है,
उसकी रेशनल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम चाइल्डहुड. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. ओके, so let's start. So students, now we will try to know the summary of the the explanation of the poem. Childhood poem and explanation. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? अब यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं? ही इज टॉकिंग अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, कि उनका जो बचपन है वो आखिरकार कब जो है चला गया. When did my childhood go? उनका बचपन, आखिरकार मेरा बचपन कब चला गया? जब चला गया जब मैं 11 इयर्स का हो गया था, या जब मुझे ये बात रियलाइज्ड हो गई थी कि हेवन और हेल जैसी जो चीजें हैं दैट कांट बी सर्च्ड इन एनी ज्योग्राफी बुक or in any map. That day he lost his childhood. क्या तब उन्होंने अपना जो है बचपन खो दिया था? तो यहाँ पर पोइट इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि जो उन्हें फील होता है. इन द अबव लाइन्स द पोइट वंडर्स अबाउट व्हेन हिज चाइल्डहुड केम टू बी एन एंड, कि उनका आखिरकार उनका बचपन जो है वो कब चला गया. He asked himself, was it the day he was no longer 11 years old? Was it the day when he realized that heaven and hell had existed and yet could not be found in geography or on the map? यानी कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें जो लगता है कि he lost his childhood, उन्होंने अपना बचपन खो दिया जब वो 11 years के हो गए, ठीक है. And when he realized this thing that hell and heaven are symbolic things, there is no existence of hell and heaven. These are symbolic things. So symbolic things can't be, these things can't be find out in any geography book or in any map. यानी कि फिजिकली हम इन चीजों को नहीं देख सकते क्या किसी की बुक में या किसी मैप में कि ये हेल है ये हेवन है. ये तो हमारा अपना परसेप्शन है, हमारा बिलीफ है कि if we do good karmas we will get good result, if we do bad karmas we will get bad result. तो ये हमारा परसेप्शन है. एक्चुअल में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि हेवन और हेल ऐसी कोई जगह है. तो पोइट ये कहते हैं कि जब उन्हें रियलाइज हो गया, जब वो 11 इयर्स के हो गए कि हेवन और हेल जैसी चीजें नहीं होती, उन्हें किसी ज्योग्राफी के बुक में नहीं ढूंढा जा सकता, दीज आर इमेजिनरी थिंग्स, तब उन्होंने शायद अपना बचपन खो दिया था. क्या वो दिन था जब उन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया? ही रियलाइज दे आर इमेजिनरी प्लेसेस दैट एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, कि ऐसी कोई चीजें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट stanza. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they are seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब वो ये कहते हैं कि क्या उनका चाइल्डहुड तब खो गया जब उन्हें रियलाइज हो गया कि adults are hypocrites. They are pretending that they are good person but actually they are not. कि जब जो adults हैं वो जैसे दिखते हैं वो वैसे हैं नहीं. वो बातें करते हैं लव के बारे में, टॉलरेंस के बारे में, अच्छी अच्छी बातें प्रीच करते हैं, अच्छी अच्छी बातों की बारे में बताते हैं, लेकिन वो खुद अच्छे से नहीं रहते, वो खुद एक्ट लविंगली नहीं करते, वो खुद उन चीजों को फॉलो नहीं करते. यानी कि प्रीचिंग्स तो देते हैं अच्छी अच्छी बातों की, पर एक्चुअल में वो उन चीजों को फॉलो नहीं करते. तो क्या वो दिन था जिस दिन उन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया, when he lost his childhood? In the above stanza, the poet again repeats the same question about when did his childhood go, कि वो उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं कि उन्होंने उनका बचपन कब चला गया. He wonders about the day when he started seeing the world with a new perception that adults are hypocrites and are not.
how they seemed to be. और जब उन्हें ये उनका एक परसेप्शन डेवलप हो गया, उनकी रेशनल थिंकिंग डेवलप हो गई, जब उन्हें ये रियलाइज हो गया कि एडल्ट जो है वो हिपोक्रेट्स है, वो प्रिटेंड करते हैं कि दे आर गुड बट एक्चुअली दे आर नॉट गुड. वो बात करते हैं, द एडल्ट्स हु टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, जो बातें करते हैं प्यार की, जो अच्छे से अच्छी टीचिंग्स देते हैं, एंड यट नेवर बिहेव सो लविंगली, लेकिन वो खुद उतनी अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते, खुद उतना लविंगली एक्ट नहीं करते, खुद तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन वो बात करते हैं लव की, बात करते हैं अफेक्शन की, बात करते हैं टॉलरेंस की. दे आर डबल फेस्ड इन रियलिटी, कि वो डबल फेस्ड है, यानी कि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है. Was that the day when his childhood go? क्या ये वो दिन था जब उनका बचपन चला गया. Now move to the next stanza. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. Language is so easy. ठीक है. Now move to the next one. When did my childhood go? Wait a minute, I will check. Yes, we have to do this one. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? अब यहाँ in this stanza the poet is talking about his own individuality, that he is having a separate personality, his own point of view. ठीक है, तो यहाँ पर उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करते हैं कि क्या वो दिन था जब उनका चाइल्डहुड चला गया, जब उन्हें ये रियलाइज हो गया कि उनकी भी अपनी परसेप्शन है, उनका भी एक व्यू पॉइंट है, वो जिस राह चाहते हैं, वो वहां पर जिन चीजों को जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, उनकी अपनी थॉट्स हैं, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल. जैसे सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, ऐसे पोइट को भी ये चीज रियलाइज हो जाती है कि ही इज आल्सो हैविंग अ सेपरेट इंडिविजुअलिटी, इज आल्सो अ सेपरेट पर्सन. क्योंकि जब तक बच्चा छोटा होता है, वो बच्चा होता है, वो इनोसेंट होता है, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, उसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती, उसका कोई अपना व्यू पॉइंट नहीं होता. लेकिन जब वो बच्चा ग्रो अप हो जाता है, मैच्योरिटी लेवल पर आ जाता है, तब उसका अपना खुद का एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है. नाउ आई विल रीड द एक्सप्लेनेशन फॉर यू. इन दिस स्टैंजा द पोएट deliberate means intentionally, carefully, on the same question about when he lost his childhood. वो डिस्कस करते हैं कि उनका चाइल्डहुड कब खो गया. He asked himself about possibilities, और वो पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं. कौन सी पॉसिबिलिटीज, कि उनका कब चाइल्डहुड चला गया. He wonders about the day he realized that his mind was his own, कि उनका अपना खुद का दिमाग है, अपना खुद का एक व्यू पॉइंट है, and could use it the way he wants, और वो जैसे चाहे वैसे उसको यूज कर सकते हैं. When he realized that he could produce his own thoughts, कि उनकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अपना परसेप्शन हो सकता है, which were not bound by anyone, जिसको कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता. When he sensed his own individuality and a separate personality, कि अब उन्हें रियलाइज हो जाता है कि उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनकी एक सेपरेट पर्सनालिटी है. Was that the day he lost his childhood? And again he is asking the same question from himself. वो अपने आप से दोबारा से एक वही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये वो दिन था जब उनका चाइल्डहुड जो है चला गया. Now move to the next slide. Where did my childhood go? अब तक हमने कहा क्या पढ़ा कि when did my childhood go, कि मेरा बचपन कब चला गया. अब वो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होता है कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो कहाँ पर चला गया. ठीक है, where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden an infant space. That's all I know. अब पोइट क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ पर चला गया, किसी फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है, और वो कहाँ पर छुप गया है, वो छुप गया है एक इन्फेंट के फेस में. ठीक है, पोइट कहते हैं यही जो है मुझे इतना पता है. इन द लास्ट स्टैंजा द पोइट रिमोर्सेस का मतलब होता है डीप रिग्रेट अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्ड. अब अपने वो लॉस्ट चाइल्ड के बारे में रिग्रेटफुल वे में बात करते हैं. क्या बोलते हैं? He concludes that his childhood had gone to some forgotten place which will never come back. कि उनका जो चाइल्डहुड है वो एक ऐसी जगह पर चला गया है जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा. देखो
ये एक फिजिकल चीज भी है कि बच्चा जैसे जैसे अपनी लाइफ में ग्रो करता है वो रिवर्स में नहीं आता। अगर एक जैसे मैं अपने इस एज में हूँ, अडल्टहुड में हूँ, अगर मैं चाहूँ कि अपने चाइल्डहुड में मैं वापस चली जाऊं, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते, रिवर्स में नहीं जा सकते। He cherished his innocence, which vanished now and could be only seen in a baby's face. जब वो अपनी जो इनोसेंस को जो चेरिश करते थे, उसको वेलकम करते थे, उसको अडॉन करते थे, उसको एंजॉय करते थे, वो अब वैनिश हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है, गायब हो चुकी है। और वो इनोसेंस अब कहाँ मिलती है? केवल एक छोटे बच्चे के, एक बेबी के फेस में। He only has sweet memories of his childhood, which would soon fade away. अब उनके पास क्या बचा है? उनकी चाइल्डहुड की केवल मेमोरीज बची हैं, वो भी जल्दी धीरे धीरे चली जाएंगी, फेड अवे हो जाएंगी। He also conveyed a message that innocence of childhood stays till the time one is infant and that is all he knows. और ये इनोसेंट भी कब तक रहती है? जब बच्चा छोटा होता है, उसमें मेच्योरिटी नहीं होती, उसमें कोई कहना चाहिए रेशनल थिंकिंग नहीं होती, जिससे ये नहीं पता कि किसी के सामने अगर कोई कैसा है तो उसके सामने कैसे रिएक्ट करना है। वो जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से है। ठीक है, तो पोइट कहते हैं कि उस जो एक इनोसेंस है वो तभी तक होती है जब बच्चा इन्फेंट होता है, सॉरी जब बच्चा छोटा होता है। सो दैट इज ऑल ही नोज। वो कहते हैं कि दैट इज ऑल अबाउट आई नो, ये यही सब बातें हैं जो मुझे पता है। ठीक है, नाउ मूव टू द summary of the poem. I hope that you have understood the poem completely because it is so easy. And I have explained each and everything in Hindi so you can understand each and everything in a very simple way. And I have given also the explanation of the poem in a written form. So you can easily understand what I want to say. Okay. Now move to the summary. In the poem, the poet wonders when he lost his childhood and the innocence he had. अब यहाँ पर पोइट किस चीज के लिए डिस्कशन कर रहे हैं कि उन्होंने अपना जो इनोसेंस, जो अपनी चाइल्डहुड है वो कैसे खो दी, उनकी इनोसेंस जो उनकी मासूमियत है वो कहाँ चली गई। ओके, he became conscious that he no longer sees the world as he did earlier and he can sense the hypocrisy in people. तो अब वो जो है कहते हैं कि अब वो कॉन्शियस हो गए हैं, उनका लोगों के लिए परसेप्शन चेंज हो गया है और अब वो लोगों की हिपोक्रेसी को देख सकते हैं कि लोग जो प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं, एक्चुअल में वो वैसे है नहीं। He recalled many instances in his life when he could have lost his childhood. और वो कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस, कई सारी ऐसी घटनाओं को याद करते हैं जब उनका चाइल्डहुड जो है शायद तब वहां पर खो गया था। He wondered if it was the day he ceased to be 11 or he realized that heaven and hell did not exist in this world and no one could find them in the geography. और वो कहते हैं कि शायद उनका चाइल्डहुड तब खो गया था जब वो 11 इयर्स के हो गए थे, जब उन्हें रियलाइज हो गया था कि हेवन और हेल जैसी चीजें दुनिया में एग्जिस्ट, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और उन्हें कोई भी ज्योग्राफी की बुक में नहीं ढूंढ सकता, तब शायद उनका बचपन खो गया था। Now move to the next slide. Next he talks about the possibility when he realized that adults are not what they seem to be, they are hypocrites. और वो कहते हैं कि तब उन्हें रियलाइज, शायद उनका जो बचपन है वो तब खो गया था जब उन्हें रियलाइज हो गया था कि लोग जो है वो हिपोक्रेट्स हैं, वो बातें कुछ और करते हैं लेकिन वो जैसे अंदर से हैं वैसे वो बाहर से नहीं है, और जैसे वो बाहर से हैं वैसे वो अंदर से नहीं है। They talk and preach of love but their action don't say so. वो बातें करते हैं प्यार की, अफेक्शन की, टॉलरेंस की, लेकिन एक्चुअल में उनके जो एक्शंस हैं वो वैसे नहीं है, वो काम वैसे नहीं करते। Was it the day when he realized that his mind was his own and capable of producing his own thoughts? वो कहते हैं कि शायद उनका बचपन तब खो गया था जब उनका अपना एक परसेप्शन डेवलप हो गया था कि उनका अपना भी एक दिमाग है, उनकी अपनी भी सोच है, वो भी अपनी एक अलग से इंडिविजुअलिटी को रखते हैं। No one could own that
and he is an individual with his particular personality, कि उनके सबकी पर्सनालिटीज अलग अलग होती है, सबकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है। बेटा अगर सबकी पर्सनालिटीज और इंडिविजुअलिटीज एक हो जाएं तो शायद जो डिस्प्यूट्स जो इस दुनिया में है वो खत्म हो जाएंगे। एक हाथ की भी हम कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो दो लोग इंडिविजुअल जो है कैसे एक जैसे हो सकते हैं। तो वो यही कहते हैं कि सबका अपना अपना परसेप्शन है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। और ये सब बच्चा कब सोच पाता है? जब वो बड़ा हो जाता है। इन द लास्ट स्टैंजा ही टॉक्स अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, और वो तब बात करते हैं कि उनका चाइल्डहुड जो है वो कहाँ चला गया। ही कंक्लूड्स दैट इट हैड गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस एंड इट कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट। और वो कहते हैं कि उनका चाइल्डहुड एक ऐसी जगह पर चला गया दैट विल नेवर कम बैक, जहां से वो वापस नहीं आएगा। और वी कैन फाइंड द चाइल्डहुड ओनली इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट। और हम बचपन को केवल कहाँ ढूंढ सकते हैं? मासूमियत को कहाँ ढूंढ सकते हैं? एक छोटे बच्चे के फेस में। ठीक है, so that is all about the summary of the poem. I think you have understood each and everything. Now we will discuss the literary devices of the poem. So students, now we will discuss the literary devices of the poem. Okay, so first is rationalism. So we will try to know what is rationalism. The poet realizes the lost childhood when he was 11 and when he found out that hell and heaven don't exist and are not found in the geography. अब रेशनलिज्म क्या है कि जब पोइट को ये रेशनलाइज हो जाता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि उनका चाइल्डहुड खो चुका है जब वो 11 इयर्स के हो गए थे, जब उनकी रेशनल थिंकिंग डेवलप हो गई थी, जब उन्हें पता चल गया था कि हेवन और हेल जैसी चीजें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती और वो किसी ज्योग्राफी की बुक में नहीं ढूंढी जा सकती। ठीक है, अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं है जो पूरी पोएम में फॉलो हो रही हो। तो पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टैंजा की। फर्स्ट स्टैंजा की अगर आप राइमिंग स्कीम देखोगे तो राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी। अब कैसे है, वी विल चेक आउट। गो ए, 11 और हेवन बी बी, ज्योग्राफी बी सी सी, and day is different, so the rhyming scheme is D. So the complete rhyming scheme of the first stanza is A B B C C D. ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसमें एक और लिटरेरी डिवाइस मिल जाता है आपको। फर्स्ट वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि जब एक स्टैंजा में दो लाइंस जो है वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है। जैसे आप देख सकते हो, was it the, डे और टाइम का डिफरेंस है, बाकी सेम ही है, तो ये एनाफोरा है। अब मैं यहाँ स्पेलिंग तो नहीं लिख सकती, बाकी एनाफोरा की स्पेलिंग है ANAPHORA। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनाफोरा। अब जो इसमें एंटीथीसिस है वो अभी आपको आगे मिलेगा, मैंने लिखा हुआ है स्लाइड्स में, जहां पर दो अपोजिट वर्ड बहुत पास पास आते हैं, जैसे हेवन और हेल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, एंटीथीसिस हो गया। ठीक है, एलिट्रेशन भी है क्योंकि यहाँ पर एच साउंड प्रोमिनेंट है, हेल और हेवन, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया। अब है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, जब किसी भी लाइन में कोई जो वोवल साउंड होता है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। जैसे आप ये देख सकते हो कि इसमें ई साउंड और ए साउंड आपको ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, एसोनेंस। एसोनेंस की स्पेलिंग क्या होती है, एसोनेंस की स्पेलिंग है ASSONANCE। ठीक है, सो ये जितना मैं फर्स्ट स्टैंजा के बारे में बता सकती थी वो है, ये सब आपको रिटन में आगे भी मिल जाएगा आगे की स्लाइड्स में, लेकिन ये स्टैंजा मेरे सामने था तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, trying to move, yes, रिफ्रेन। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गई, वो है रिफ्रेन, अ ग्रुप ऑफ फ्रेज विच इज रिपीटेड इन द पोएम। अगर आप फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा को छोड़ दो, कॉन्टिन्यूसली 3 स्टैंजास को चेक करोगे तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन यही है। जब पोएट किसी चीज को पर एम्फसाइज करना चाहता है
और लाइंस की रिपीटेशन को देता है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी। इन द स्टैंजा 3 द पोएट रियलाइज दैट ही कैन यूज हिज ओन माइंड एंड कैन प्रोड्यूस हिज ओन थॉट्स। ही डिस्कवर्ड अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी इन हिमसेल्फ। जहां उसने अपनी बात इंडिविजुअलिटी की है कि उसका अपना एक अलग परसेप्शन हो सकता है, अलग एक माइंडसेट हो सकता है, अलग एक व्यू पॉइंट हो सकता है, तो वो इंडिविजुअलिटी है। एंटीथीसिस में बता चुकी थी आप लोगों को, देयर टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस इन अ पोएम। जहां पर दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ बिल्कुल पास पास आए हुए होते हैं वो हमारा एंटीथीसिस होता है। हेल और हेवन अपोजिट वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एलिट्रेशन। Alliteration, the occurrence of the same letter of sound that at the beginning of closely connected word. ठीक है, तो हमारा alliteration आया है the time, my mind, time, the time तो नहीं मैच कर रहा है, इसमें ही गलत है आई थिंक। my mind, whichever way, thoughts that, ये सारे मतलब जितना भी जहां जहां जिन स्टैंजास में alliteration है ये वो बताया गया है। इन्वर्जन देख लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जहां हम जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें। ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर इज रिवर्स, जब सब्जेक्ट और वर्ब का ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाता है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, तो आई चूज विच एवर वे, आई चूज वट एवर आई वॉन्ट टू डू। तो सेंटेंस इस तरीके से बनना चाहिए था, आई चूज पहले आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको ही रिवर्स कर दिया है, तो उसे इन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग। Class, one more thing I want to tell you, that there is a rhyming scheme also in the last stanza. In first stanza there is a rhyming scheme, in second and third there is no rhyming scheme. In the last stanza there is a rhyming scheme and the rhyming scheme is A, B, B, A. अब कैसे हम इसको मैच करेंगे? Go, A, place and face. साउंड मैच कर रहा है तो कौन सी राइमिंग स्कीम होगी यहाँ पर? B, B. And the third line is quite different, no. ठीक है, A. तो no और go मैच कर रहा है साउंड, तो राइमिंग स्कीम हो गई A, B, B, A. ओके, तो फर्स्ट में राइमिंग स्कीम हम मैंने बता दी, सेकंड थर्ड में कोई राइमिंग स्कीम है नहीं, फोर्थ स्टैंजा यानी कि फाइनल स्टैंजा की राइमिंग स्कीम ये है। That is all about your literary devices. I hope that you have understood each and everything, and in spite of this, if you have any doubt, any problem, you can ask in the group, and I will conduct a live class also for this childhood poem, so you can share your doubts and queries with me. So that is all about your poem Childhood. So thanks for watching. Thank you.